हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। हम लोग जो है वो करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज में महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने कवर किया है। आज जो हमारा होगा वो कुछ रिपोर्ट होंगे महत्वपूर्ण, साथ ही कुछ जो संगठन है उसका कहाँ आयोजन किया गया और उसमें क्या इनिशिएटिव लिए गए उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला रिपोर्ट है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 68 में पूछा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा। इसमें सेकेंड जो पूछ सकता है इस पे शीर्ष पे कौन है, तो वो है आइसलैंड। सबसे नीचे कौन है? पाकिस्तान। और भारत का क्या स्थान है? 131वां। अब इसको किस आधार पे ये निर्णय लिया जाता है, तो इसके 4 घटक होते हैं। हालांकि ये पीटी में तो नहीं पूछ भी सकता है, बट मेंस के लिए आप अगर इन चारों आयामों को तैयार कर लेते हैं तो महिला सशक्तिकरण का जो एसे होगा उसमें आप लिख सकते हैं। इसमें जो पहला होता है वो होता है महिला की आर्थिक भागीदारी और उसके कितने अवसर हैं। दूसरा राजनीतिक भागीदारी। तीसरा महिला का शैक्षणिक स्थिति। चौथा महिला का हेल्थ। तो चलिए अब अगला जो करते हैं वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इसमें टोटल 180 देश का ये सूचकांक जारी किया गया है। फिर उसी तरह कौन जारी करता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? नॉर्वे को। अंतिम स्थान किसको मिला है? इटरिया को। भारत को कैमा स्थान मिला है? 153वां। अब इटरिया से आया तो हमको याद आ गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहते हैं? इटरिया, सोमालिया, जिबूती को। अब यहाँ पे है भारत का कुछ देख लेते हैं। भारत का इस रिपोर्ट में कहा गया है 2023 की तुलना में 8 स्थान का सुधार हुआ है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो दे देगा कि भारत जो है विश्व प्रेस सूचकांक में 2025 में 151वां स्थान पे है, और दूसरा दे देगा कि इसका पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। ये जनरली आपके यूपी पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उसमें कई बार पूछ देता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो थर्ड हमारा रिपोर्ट है वो है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। इसलिए पूछा हुआ है बीपीएससी, इसमें भारत का स्थान कैमा है। तो सबसे पहले तो यही इसको जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। सेकेंड इस पे शीर्ष पे कौन है? आइसलैंड। जहां जेंडर गैप कम होगा वहां शांति होगा। अंतिम कौन है? यमन। और भारत का कैमा स्थान है? 115वां। तो देख लीजिए भारत की स्थिति क्या है शांति में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूएन जैव विविधता सम्मेलन 2025। ये जैव विविधता पर कौन सा कॉप था? कॉप 16वां था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? रोम, इटली में। आयोजनकर्ता कौन था? एफएओ। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता जो हमारी रणनीति है, जो हमारा कार्य योजना है, उसको अपनाने के लिए देशों को जागरूक करना। तो ये कहाँ आयोजन किया गया? रोम में। ये कैमा कोप था बायोडायवर्सिटी पे 16, और इसका आयोजनकर्ता कौन है? एफएओ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी को इससे खासे लगाव है, वो है 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। ये नवंबर में हुआ है। कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरो। कहाँ पे है? ब्राजील में। इसकी अध्यक्षता किसने की? ब्राजील के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका थीम है एक न्याय संगत विश्व। एक कैसा विश्व होना चाहिए? न्याय संगत। और एक जो है टिकाऊ ग्रह का निर्माण होना चाहिए। मतलब ऐसा ग्रह होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, न्याय संगत हो और सस्टेनेबल हो। G20 का क्या थीम था? न्याय संगत हो और सस्टेनेबल हो। ठीक है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये जो सम्मेलन था उसमें कितने प्रतिभागी ने भाग लिया था? तो 19 सदस्य देश हैं वो, और 2 जो है वो क्षेत्रीय संगठन, जिसमें एक अफ्रीकी संघ है जिसको पता ही होगा। जब भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था तो इसको मान्यता दी गई थी, और दूसरा जो था यूरोपीय यूनियन। और ये जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन है उसमें 2 इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए।
तो पूछ देगा कि इसमें कौन सा इनिशिएटिव था, या ये कब लिया गया, या इसका समर्थन किसने किया। तो जो पहला जो था वो था ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। आपको पता ही होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड है उसका लक्ष्य है जीरो हंगर। तो उसके लिए ये एक जो है अलायंस किया गया है जिसको मान्यता दिया गया ब्राजील के प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये G20 सदस्य देश के द्वारा शुरू किया गया है। बट ये जो अगला है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे इनिशिएटिव के लिए ये 2 देश के द्वारा शुरू किया गया है, UN एंड यूनेस्को के द्वारा, जिसको समर्थन ब्राजील ने दिया। अब G20 में अगर देखिएगा तो ये ट्रायोका पे चलता है, मतलब इसकी अध्यक्षता जो होती है ट्रायोका। जैसे इससे पहले था इंडोनेशिया इंडिया को सौंपा और इंडिया ब्राजील को सौंपा। अब क्या हो गया है, अब भारत ब्राजील को सौंपा था, और ब्राजील मतलब साउथ अफ्रीका। इसका मतलब ये हुआ अगला जो सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, 2026 में ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में। और ये कब से अध्यक्षता स्वीकार कर लिया है, 1 दिसंबर 2024 से। अब G20 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। G20 का गठन 1999 में हुआ था, जब विश्व आर्थिक मंदी हुई थी। उसके बाद जो भी विकासशील देश थे वो आपस में मिलकर, हालांकि उस टाइम कुछ विकसित देश भी थे। अब कई बार जो UPSC होता है या BPSC या UPPCS ये पूछ देता है G20 का महत्व, यानी कितना % जनसंख्या पूरे विश्व का G20 के देशों में निवास करती है, कितना GDP का योगदान है पूरे वैश्विक GDP में, और कितना व्यापार में है। तो अगर व्यापार में देखिए तो 75% जो टोटल विश्व का व्यापार होता है वो G20 से होता है। अगर आप जनसंख्या में देखिए तो 83 है, और 35% ग्लोबल GDP का योगदान G20 करता है। तो ये PT के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा मेंस के लिए हम लोग उस टाइम करेंगे। अगला जो हमारा सम्मेलन है वो है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। इसका थीम क्या था, अधिक समावेशी टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। शासन के लिए था, और टिकाऊ शासन के लिए मतलब सस्टेनेबल और सतत विकास होना चाहिए। उसके लिए जो विकसित देश हैं, बार बार विकसित निकल रहा है, विकासशील देश हैं, दक्षिण सहयोग का मतलब वही होता है उनके मध्य आपसी जो है वो अच्छा संबंध होना चाहिए। अब नए ब्रिक्स के सदस्य कौन बने हैं, इंडोनेशिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप UPSC 2025 का क्वेश्चन देखे होंगे तो ब्रिक्स सम्मेलन से पूछा हुआ था, और उसमें यह भी पूछा था कि नए ब्रिक्स के जो सदस्य बने हैं वो इंडोनेशिया बने हैं। मतलब अब ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स +1 बन रहा है, मतलब ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है। अगर आप देखेंगे 2024 में जो इसका आयोजन हुआ था, थोड़ा हम आपको पीछे ले चलते हैं, क्योंकि हो सकता है 25 ना पूछ के 24 का पूछ दे, क्योंकि 24 का जो है वो कुछ कारणों से इम्पोर्टेंट रहा था। जो ब्रिक्स का विस्तार हुआ था उसका पहला सम्मेलन था ब्रिक्स +1 का। ब्रिक्स +1 में कौन कौन है, UAE, मिस्र, इथोपिया। अब नया कौन बने हैं, इंडोनेशिया। ये तीनों जो थे 24 में बने थे, बट इंडोनेशिया ब्राजील में इसको औपचारिक मान्यता दिया गया है, बट ये बन गए थे पहले ही। और तुर्की जो था वो पहली बार इसमें भाग लिया था, और UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को भी आमंत्रित किया गया था, और ये भाग लेने पहली बार उसमें वो भाग लिए थे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ब्रिक्स की हम पृष्ठभूमि को देखें तो ये होता है कि ब्रिक्स का गठन पहले ब्रिक के रूप में होता है 2001 में। इसमें आपका ब्राजील होता है, रशिया होता है, इंडोनेशिया होता है, और ये जो गोल्डमैन होते हैं एक अर्थशास्त्री वो इसका सुझाव देते हैं। 2009 में इसमें रशिया जुड़ता है, 2011 में साउथ अफ्रीका, तब ये ब्रिक्स बनता है। अब ब्रिक्स +1 में बता ही दिए 2024 में कौन जुड़ा, 2025 में कौन जुड़ा, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट था जो हमारा कजान में हुआ था, उसमें 24 में ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। वो कब लिया गया था, 18 अगस्त को। अगर इसका महत्व देखें 68-69 में पूछा है कि ब्रिक्स जो है वो पूरे विश्व के जनसंख्या का 45% समाहित करता है। दूसरा GDP में
इसका कितना योगदान है? 37.3% और व्यापार में 26%। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, या पीटी में भी लिख सकते हैं। और मेंस में अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। तो एक बार हम लोग ब्रिक्स देख लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी भी पूछा है, तो उस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ब्राज़ील में। इसका थीम क्या था? अधिक समावेशी टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। नए ब्रिक्स के सदस्य कौन बने हैं? इंडोनेशिया। इसके पहले कौन कौन बन चुके हैं? 24 में यूएई, उसका मिस्र और तीसरा इथोपिया। इंडोनेशिया चौथा बना है, 2025 में बना है। ब्रिक का अगर हम महत्व देख लें तो ये होता है आपके जनसंख्या, पूरे वैश्विक जनसंख्या का 45%, जीडीपी में 37% योगदान देता है, तेल उत्पादन में 44% और व्यापार में टोटल विश्व के व्यापार का 26%। चलिए, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट में से एक और है, वो है कि अगला ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में भारत में आयोजित होगा, यानी इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। तो ये इतना अगर आप देख लेते हैं तो ब्रिक्स से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगला जो ब्रिक्स से है वो है 15वां ब्रिक्स कृषि मंत्री सम्मेलन हुआ। ये कहाँ हुआ? ब्रासीलिया, ये भी ब्राज़ील में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये भारत के जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं माननीय शिवराज जी चौहान, उनके द्वारा किया गया है। और इसमें थीम क्या था इसका? इसका थीम था ब्रिक्स देशों के मध्य सहयोग, नवाचार, न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना। तो थीम को देखिएगा एक दो बार तो याद रहेगा। अब जैसे इसमें कृषि से आया तो हमने सोचा थोड़ा बजट का भी बता दें। जैसे आपने पढ़ा होगा बजट में कि बजट में इस बार 4 इंजन पे फोकस किया गया है, जिसमें से एक इंजन कृषि भी है। और उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव है उसको पता नहीं, हमको बार बार लगता है एग्जाम में आएगा, इसलिए हम जो है यहाँ पे इसको ले आए हैं। ये है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम को हम लोग इन द सेंस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, वैसे ही बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है 100 जिलों को चिन्हित करना, ऐसे जिले जिनमें कम उत्पादन होता हो या फसल विविधीकरण कम हो, तो ऐसे जिले को चिन्हित करेंगे। और ये जो 100 जिले होंगे उसमें सिंचाई की सुविधा को विस्तार करना, फसल विविधीकरण को विस्तार करना, ऋण के लिए अल्पकालिक दीर्घकालीन दोनों तरह के ऋण को उपलब्ध कराना और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है दलहन के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए एक कार्य योजना चलाया गया है जो 6 वर्षीय होगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है मखाना बोर्ड का गठन, वो कहाँ किया जाएगा? दरभंगा में। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर। ये कहाँ है? मलेशिया की राजधानी है। इसका थीम क्या है? समावेशी और स्थिरता। इसमें जो है 11वां जो सदस्य 10 देशों का ये दक्षिण एशिया का एक संगठन है ये क्षेत्रीय, और इसमें 11वां सदस्य प्रस्तावित है तिमोर लेस्ते में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता में। तो इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो है वो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? एक्चुअली ये पहली बार किया गया है, तो ये भारत में किया गया है, न्यू दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया है। और ये जो आयोजन किया गया उसमें इसका पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो किनको किया गया है? MP यादव को। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछे कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसका आयोजन भारत में किया गया, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव जी ने किया। और तीसरा दे देगा इसमें महानिदेशक जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है MP यादव जी को नियुक्त किया गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में देख लेते हैं। ये कब शुरू हुआ? ये 12 मार्च 2024 को शुरू हुआ। ये जो दिमाग में आया था वो आया था आपका जो 85वां टाइगर जो हम लोग मना रहे थे दिवस, उसमें इसको प्रस्तावित किसने किया था बनाने के लिए? नटका, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा।
इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी बिग कैट हैं उसको संरक्षित करना, और इसमें टोटल 95 रेंज देश के संगठन होंगे, और साथ ही इसमें निजी सेक्टर भी हो सकता है, कोई भी भाग ले सकता है। और इसमें 7 बिग कैट होंगे जिनको संरक्षण की बात की गई है। तो आपको पूछ दे कि 7 बिग कैट कौन है जिनको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत संरक्षित किया जाएगा। जिसमें पहला आपका बाघ है, दूसरा आपका तेंदुआ है, तीसरा आपका हिम तेंदुआ है, चौथा आपका चीता है, पांचवा आपका जगुआर है, प्यूमा है। तो हमने क्या देखा, बाघ देखा, दूसरा चीता देखा, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर, ये आपका 7 आपके बिग कैट है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्त। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग वीडियो देखिए, निस्संदेह आपको फ़ायदा होगा। तो और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, और आपको अगर PDF लेना हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।